नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका जो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज जो अपन क्लास होने वाली है बड़ी धमाकेदार शानदार होने वाली है। इसमें अपन चर्चा करेंगे जो फ्रांसीसी संप्रदाय है। जी हाँ, जो है भौगोलिक चिंतन या भूगोल में जो फ्रांस के जो भूगोलवेताएं हैं उनका जो विचार है, उनका जो तर्क है, उनका जो भौगोलिक योगदान है, उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लासेज पूर्णतः डेडिकेट है फ्रांस संप्रदाय से। फ्रांस संप्रदाय मुख्यतः तो है संभववाद, यानी कि मानववाद, यानी कि प्रकृति को वो क्या मानते हैं, प्रकृति को गौण मानते हैं कि प्रकृति तो मानव के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मानव अगर मानव चाहे तो प्रकृति में क्या है बदलाव ला सकता है, अपने इच्छा अनुसार प्रकृति को चेंज कर सकता है और है इसमें मानव की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसा जो है फ्रांसीसी संप्रदाय का मानना है, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का मानना है। इसके साथ में ही वो पूर्णतः जोर देते हैं इस संभववाद को है बढ़ाने के लिए कि इससे पहले जो आए थे जर्मनी भूगोलवेता, जर्मन संप्रदाय के, तो उन्होंने एक एजेंडा बनाया था, उन्होंने मतलब अपनी विचारधारा चलाई थी कि भाई प्रकृति तो सर्वोपरि है, प्रकृति के बिना है मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को वैसा करना पड़ेगा। प्रकृति उसके सामने है परिस्थितियां रखेगी, उस परिस्थितियों के अनुसार है जो मानव को ढलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में ही द्वैतवाद है उसकी शुरुआत हो गई। द्वैतवाद का मतलब है कि दो विचारधाराओं का उत्पन्न होना, दो विचारधाराएं सामने आना। उसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है कि कौन सी विचारधारा है, कौन सी सही है, कौन सी को है सत्य ठहराया जाए, कौन सी को असत्य ठहराया जाए, ये बताना उसमें मुश्किल होता है। तो इसमें क्या था कि उन्होंने तो प्रकृति को सर्वोपरि बताया था। जो जर्मन संप्रदाय थे निश्चयवादी भूगोलवेता थे, प्रकृतिवादी थे। लेकिन इसके बाद में जब फ्रांसीसी भूगोलवेता है उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने शोध किया, उसके उपरांत उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि जो है संभववाद की जो है विचारधारा, जिसको है बोला जाता है कि है मानव है अपने अनुकूल है ढाल लेता है, प्रकृति को बदलना पड़ता है, प्रकृति को परिवर्तित कर देता, बदल देता है, इतना इन्होंने कट्टरता दिखाई थी। साथ में इन्होंने है उदाहरण दिए थे कि शीत प्रदेशों में क्या होता है कि कृषि नहीं हो पाती, वहां पे अन्न उपजाना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पे जो है ध्रुवों पे है लगातार बर्फ जमी रहती है, पहाड़ों पे कृषि करना मुश्किल होता है, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे कृषि नहीं हो पाती है, वहां पे मनुष्य है ऐसी जगह भी है जैसे ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है आइलैंड्स पे, तो ऐसी जगह है कि जहां मनुष्य रह नहीं सकता। वहां पे क्या कि मनुष्य का जो ब्लड है वो जम जाएगा उस ठंड के कारण। लेकिन लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी संप्रदायों ने उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शानदार रूप से है प्रस्तुत किया विश्व के सामने। उन्होंने बोला कि जहां पे है जो है मनुष्य फसल नहीं उपजा सकता था, अन्न नहीं उपजा सकता था, वहां पे उन्होंने कांच के घर बना लिए। कांच के घर बनाने के बाद में वहां पे है मनचाही जो है फसल है उसका उत्पादन करने लगे और वहां से ही है उसकी जो है पूर्ति हो जाती है। अगर किसी वस्तु है वहां पे पूर्ति नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होता इतना अधिक, तो क्या करते हैं कि मानव ने एक कृत्रिम है हेलीकॉप्टर बना लिया, जिसके माध्यम से वो है पहाड़ों पे, आइलैंड्स पे, कहीं भी जहां चाहे वहां पे पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में कहीं भी वो क्या करता है अपनी मनचाही जो सामग्री पहुंचा सकता है, तुरंत पहुंचा सकता है। जो है कि जो है इंपॉर्टेंट या ऐसी वस्तुएं जिनका है जो है जल्दी है ह्रास हो जाता है, जल्दी वो नष्ट हो जाती है, इन वस्तुओं को तुरंत पहुंचा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो नष्ट नहीं होती उन वस्तुओं को अन्य किसी रेलगाड़ी के माध्यम से या अन्य किसी स्रोत से माध्यम से, सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से वो क्या है वहां पे पहुंचाने में सक्षम होता है जहां पे है उसका उत्पादन नहीं होता है। ऐसा इनका जो है मानना था। तो इस कड़ी में है जो अपन है आज शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी संप्रदाय की। फ्रांसीसी संप्रदाय में अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे विडाल डी ला ब्लास वन मैन आर्मी। अब ये वन मैन आर्मी क्यों है? वन मैन आर्मी यही है, इसका मतलब यही है कि इसके कंधों पे पूरा संभववाद टिका हुआ है। विडाल डी ला ब्लास के कंधों पर ही पूरा संभववाद टिका हुआ है।
अकेले व्यक्ति ने फ्रांस में इतने संभववादी भूगोलवेता बना दिए। मतलब जो भी संभववादी भूगोलवेता या तो इनके शिष्य हैं, किनके, विडाल डी ला ब्लास के, या तो इनके वो शिष्य हैं। अगर इनके शिष्य वो नहीं है तो वो क्या है, वो इनके शिष्यों के शिष्य हैं। मतलब कि है मेन जड़ है इनकी, मूल है, जो है स्थान है जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वो है विडाल डी ला ब्लास। इससे पहले है किसी ने संभववाद की तरफ ध्यान नहीं दिया, सभी है उनका अनुसरण करते रहे। जो पीछे आए हुए भूगोलवेता थे, पूर्वी प्राचीन भूगोलवेताओं का, कि जो है प्रकृति सर्वोपरि है, मानव कुछ नहीं है, ऐसा किसी ने कह दिया और वो मानते आ रहे थे। लेकिन विडाल डी ला ब्लास ने इस पद्धति को है निराधार ठहराया, गलत ठहराया। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, मनुष्य है वो सर्वोपरि है, वो अपने अनुसार है परिवर्तन कर लेगा, सब कुछ जो उसको आवश्यकता होगी उसका परिवर्तन कर लेगा, जो उसको है चाहिए वो अपना खुद हासिल करेगा। अगर प्रकृति कोई रुकावट पैदा करती है, मतलब कहने का मतलब ये है इनका, विडाल डी ला ब्लास है फ्रांसीसी संप्रदाय का, कि अगर प्रकृति कोई रुकावट है पैदा करती है उसके सामने, मानव के सामने, तो वो है सही मौके का इंतजार करेगा और उस प्रकृति को है उसकी बाधाएं समाप्त कर देगा, उसका प्रभाव समाप्त कर देगा, उसको प्रभावहीन बना देगा और वातावरण को अपने अनुकूल है जो ढाल लेगा। ऐसा है मानव, ये जो संभववादी भूगोलवेता ये कहते हैं, संभववाद ऐसा कुछ है। तो आज हम चर्चा करेंगे साथियों विडाल डी ला ब्लास की। विडाल डी ला ब्लास का जन्म 1845 में हुआ था, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1918 में। इनका जन्म तो हुआ था 1845 में और मृत्यु हुई थी 1918 में। फ्रांस में भूगोल के विकास के पीछे, कि जो फ्रांस है उसमें भूगोल का जो विकास है, भूगोल का जो योगदान है, भूगोल को विश्व के सामने जो प्रस्तुत किया है, उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, कि एक व्यक्ति का, अकेले व्यक्ति का हाथ है, वन मैन आर्मी उसे बोलते हैं, अकेले व्यक्ति का हाथ है, जो कि ब्लास है। कि यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो फ्रांस में भूगोल का जो विकास हुआ है उसके पीछे एकमात्र जो है व्यक्ति है उसका हाथ है, एकमात्र जो है भूगोलवेता बोल सकते हैं, महान व्यक्तित्व है उसका हाथ है, जो कि विडाल डी ला ब्लास है। इन्होंने ही है संभववाद की है जो शुरुआत की थी, और पूरे फ्रांस में संभववाद है खड़ा कर दिया था, और इतनी कट्टरता दिखाई थी संभववाद में कि भाई प्रकृति कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी कट्टरता इन्होंने दिखाई है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव है वो ही सब कुछ है। अगर मानव को ये हो गया कि मुझे ये काम करना है, परिवर्तन करना है, बाढ़ आ गई तो मानव है जो रेस्क्यू कर लेगा, अपना बचाव कर लेगा, लेकिन उस बाढ़ के पानी को है ऐसी जगह ले जाएगा उसको इस्तेमाल करने के लिए कि उसको है काफी सारा उससे फायदा होगा उस पानी से। मानव को आवश्यकता है कि ये नदी गुजर रही है तो यहाँ से है अपन को बिजली उत्पन्न करनी है, तो वो क्या करेगा, वहां पे डैम बांध बना देगा। अब प्रकृति है, नदी बह रही है, बारहमासी नदी है, कोई उफान लिए हुई रहती है, बहती है, कभी बाढ़ लाती कभी कुछ। लेकिन मानव ने क्या किया, अपनी तर्क बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए उस पे एक डैम बांध बना दिया। तो उससे मानव ने क्या किया, जो बाढ़ आती है उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है, कि बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि उसका पानी है उसमें बांध में रुक जाएगा और वो उस पानी को धीरे धीरे फिर निकालेगा, तो इतना उसका प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरी बात, वहां पे वो बिजली उत्पादन कर लेगा उसी पानी से। तीसरी बात है, खेतों में अगर कहीं पे सिंचाई है की समस्या है, कहीं पे बरसात की समस्या है, पानी नहीं आ रही, तो उस पानी का वो क्या करेगा, उस पानी का है वो सिंचाई में प्रयोग करके अपने लिए फसल उत्पन्न कर लेगा। तो ऐसा ही कुछ मानव है कि प्रकृति लाओ उसके सामने बाधा, लेकिन वो उसका तोड़ मरोड़ निकालेगा, वो अपने आप का बचाव करने के साथ साथ में उससे फायदा है जो मिलने वाला है वो भी है जरूर लेगा। इसके बाद में ब्लास ने फ्रांस में व्यवहारिक भूगोल है का प्रारंभ किया। जो है ब्लास है उसने फ्रांस में व्यवहारिक भूगोल है उसका प्रारंभ किया। ब्लास को वास्तविक भूगोल का संस्थापक है जो कहा जाता है। जो विडाल डी ला ब्लास है उसको वास्तविक भूगोल है उसका संस्थापक कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है पुटअप होता है, अभी लास्ट पढ़ा था आपने, कि आधुनिक भूगोल का है व्यवस्थापक या संस्थापक किन्हें कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का या आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल का भी है पूछा जा सकता है, आधुनिक भूगोल का किसे कहा जाता है।
तो अगर आपने है अच्छे से क्लासेस ली है, अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि जो है आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल किसको कहा जाता है, वो है हम्बोल्ट और रीटर। हम्बोल्ट और रीटर को ही कहा जाता है। चलो चर्चा करते हैं नेक्स्ट। फ्रांस में इसने मानव भूगोल को है जो विकसित किया, कि जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी को विकसित करने का काम किसने किया? ह्यूमन ज्योग्राफी को विकसित करने का काम है फ्रांस में किसने किया? विडाल डी ला ब्लास ने किया। वह सन 1872 से 1877 तक। अब उसकी है जो है उसने जो काम किया है उसका जो है विवरण यहाँ पे है कि 1872 से 1877 तक नैन्सी विश्वविद्यालय, जो फ्रांस का नैन्सी विश्वविद्यालय है, उसमें जो है प्रोफेसर के पद पर आसीन हुआ। कि जो है नैन्सी विश्वविद्यालय है उस पे प्रोफेसर है, लेक्चरशिप है करना उसने स्टार्ट कर दिया था। 1872 से 1877 तक उसने वहां पे है अध्यापन कार्य करवाया था बतौर प्रोफेसर के रूप में नैन्सी विश्वविद्यालय में। फिर सन 1887 से 1895 से 1895 तक वह इकोले विश्वविद्यालय, पहले तो उसने नैन्सी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे जो है कार्य किया। फिर 1877 से 1895 में उसने क्या किया, इकोले विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर रहा तथा सन 1896 से मृत्यु पर्यंत। अब मृत्यु उसकी कब हुई थी? 1918, जब मैंने पढ़ाया था उसकी मृत्यु 1918 में है उसकी मृत्यु हुई थी। तो उस मृत्यु तक यानी कि है उसने इकोले विश्वविद्यालय में 1877 से 95 तक रहा और 1896 से मृत्यु पर्यंत, मतलब इसने 3 विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया करवाया। लास्ट है, अंतिम है जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी, पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर रहा। कि जो है भूगोल का प्रोफेसर 1896 से 1918 तक रहा जो है पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में। तो है इसकी 3 मुख्य कड़ियां हैं प्रोफेसर के रूप में कार्य करने की। एक तो है 1872 से 77 तक उन्होंने नैन्सी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर है जो कार्य किया। फिर 1877 से 1895 तक इकोले विश्वविद्यालय, नैन्सी विश्वविद्यालय, इकोले विश्वविद्यालय और पेरिस विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर है 1877 से 1895 तक इकोले विश्वविद्यालय, 1896 से 1918 मृत्यु पर्यंत तक है सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस का सोरबोन विश्वविद्यालय प्रोफेसर रहा। अपने इस जीवन काल ने जो है ब्लास का जीवन काल है, ब्लास ने अनेक भूगोलविदों को प्रेरित किया। अनेक जो है अपने शिष्य, अनुयायी या अन्य जो साथी है, अपने जो है समकक्ष भूगोलवेता है, समकालीन भूगोलवेता है, उनको अपने विचारों से, अपने तर्क से प्रभावित किया। जॉर्ज WLG VLG का क्या कहना है? एक भूगोलवेता हुए महान व्यक्तित्व के जॉर्ज WLG क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात रखते हैं कि फ्रांस में लगभग सभी भूगोलवेता, कि जो फ्रांस में लगभग सभी भूगोलवेता है उनके शिष्य, किसके शिष्य? विडाल डी ला ब्लास के शिष्य या उनके शिष्यों के शिष्य रहे हैं। यानी कि या तो उनके शिष्य रहे हैं विडाल डी ला ब्लास के, या उनके जो शिष्य हैं उनके शिष्य वो रहे हैं। ऐसा और कहीं किसी देश में नहीं देखा गया कि भूगोल का विकास एक ही व्यक्तित्व पर केंद्रित रहा हो। कि जॉर्ज VLG कहते हैं कि फ्रांस में जो संभववादी भूगोलवेता हैं या तो वो इनके शिष्य हैं, अगर वो इनके शिष्य भी नहीं है तो इनके शिष्यों के वो शिष्य हैं। और ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिला, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं देखने को मिला कि एक व्यक्ति है उसने है भूगोल का विकास किया, संभववाद किसी एक व्यक्ति के कंधों पे टिका हुआ इतना महान व्यक्तित्व अन्य किसी भूगोलवेता का जो है नहीं मिलता है, ऐसा जॉर्ज VLG का कहना है। तो अपन ने अब तक क्या अध्ययन किया, इनमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि व्यवहारिक भूगोल का प्रारंभ किया, वास्तविक भूगोल का संस्थापक, फिर मानव भूगोल को विकसित किया इसने, मानव भूगोल किताब तो बाद में बताऊंगा इसकी जो बुक्स है। फिर 72 से 77 तक, 1872 से 77 तक नैन्सी, 77 से 95 तक इकोले, और फिर 96 से 1918 तक पेरिस विश्वविद्यालय में काम किया प्रोफेसर के रूप में। और जॉर्ज VLG क्या कहते हैं वो आपको बताई दिया। अब आते हैं फ्रांस के ब्लास के ग्रंथ, जो ब्लास है उसके जो ग्रंथ है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ब्लास के ग्रंथ जो है कौन कौन से हैं। यूरोप में राज्य और राष्ट्र
1889 1889 यूरोप में राज्य और राष्ट्र उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1889 का ग्रंथ है। दूसरा उसका ग्रंथ है यूरोप की मानचित्रावली 1894 की यूरोप की मानचित्रावली भी उन्होंने लिखी। पहला ग्रंथ है यूरोप में राज्य और राष्ट्र, दूसरा यूरोप की मानचित्रावली। तीसरा है वार्षिक ग्रंथमाला की जो वार्षिक ग्रंथमाला है इनकी पुस्तक है। अब इनको फ्रांस में क्या कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्रांस वाला का हिंदी है, कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया है वार्षिक ग्रंथमाला किसे कहते हैं, उसको एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज किस प्रकार से करेगा, अब वो एग्जाम में जब देगा तो वो एनाल्स द ज्योग्राफी देगा, न कि वार्षिक ग्रंथमाला। सभी को पता है वार्षिक ग्रंथमाला इसकी है विडाल डी ला ब्लास की, लेकिन एनाल्स दी ज्योग्राफी है, एनाल्स दी ला ज्योग्राफी या एनाल्स दी ज्योग्राफी है, किसी को नहीं पता। 1891 में जो है लिखा गया, ये इसका फ्रांसीसी अनुवाद है। फिर इसके बाद में एक ग्रंथ लिखा था वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची बिबिलियोग्राफी, बिबिलियोग्राफी है वार्षिक संदर्भ सूची इसका ग्रंथ। फिर है फ्रांस का भूगोल। अब फ्रांस का भूगोल कभी कभार फ्रांस का भूगोल पूछा जाता है, कभी कभार इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। अब आप चर्चा करती है, बोलोगे सर दूसरा नाम क्या है, टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस। आपको है बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा जब मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा 1x4 फॉर्मूला के साथ में, तब आपको बताऊंगा कि टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो कभी कभार फ्रांस का भूगोल आ जाता है, कभी है मानव भूगोल, ये टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट ग्रंथ है मानव भूगोल में जीवन के तरीके, कि मानव भूगोल में जीवन के तरीके हैं वो इनका नेक्स्ट ग्रंथ है। मॉडल्स ऑफ लाइफ जेनरिज डी वाया, जेनरे डी वाया आपको कहीं भी मिले, कोई से भी क्वेश्चन में मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मिलान वाला क्वेश्चन हो, जेनरिज डी वाया इसका पूरा नाम है मानव भूगोल में जीवन के तरीके। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल्स ऑफ लाइफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडल्स इन लाइफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में जीवन के तरीके। जेनरे डी वाई एक ही चीज है, मानव भूगोल से संबंधित है, 1911 में लिखा गया ग्रंथ है इनका। भूगोल की विभिन्न विशेषताएं द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी 1913 में भूगोल की विभिन्न विशेषताएं इन्होंने लिखी थी। फिर है पूर्वी फ्रांस का भूगोल, ला फ्रांस डी ला ईस्ट, ये भी पूछा गया है पूर्वी फ्रांस का भूगोल या ला फ्रांस डी ला ईस्ट, 1917 का इसका ग्रंथ है। मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 में लिखा गया इसका जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब कौन कौन से ग्रंथों की अपन ने चर्चा की है, यूरोप में राज्य और राष्ट्र, यूरोप की मानचित्रावली, वार्षिक ग्रंथमाला एनाल्स डी ज्योग्राफी, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची बिबिलियोग्राफी, फ्रांस का भूगोल टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, मानव भूगोल में जीवन के तरीके मॉडल्स ऑफ लाइफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी या जेनरे डी वाई, भूगोल की विभिन्न विशेषताएं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी, पूर्वी फ्रांस का भूगोल ला फ्रांस डी ला ईस्ट, मानव भूगोल के सिद्धांत, मृत्यु पर्यंत इनका जो ग्रंथ है मानव भूगोल के सिद्धांत प्रकाशित हुआ। इनके जो शिष्यों ने प्रकाशित किया था, इसको सहयोगियों ने प्रकाशित किया था 1921 में। तो अपन ने चर्चा करती ली इनके ग्रंथों के बारे में। अब नोट में कोई है महत्वपूर्ण चीज आ रही है, ब्लांस ने अपनी पुस्तक फ्रांस के भूगोल में पेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, PAYS या पेज की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब पेज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके अनुसार पेज एक लघु प्रदेश होते हैं जिसमें धरातल मृदा जल संसाधन लोगों के रहन सहन आदि में समरूपता जो है मिलती है, उसी को पेज कहते हैं। तो चलो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। हमने जो अध्ययन किया है इसकी जीवनी के बारे में, नॉर्मल इनके ग्रंथों के बारे में, ग्रंथ इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। कल इनकी जो संकल्पना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, संकल्पनाओं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में इन एक तो ये भूगोलवेता है, 2-4 भूगोलवेता और है महत्वपूर्ण, उनको मैं बताऊंगा जब वो पढ़ाई जाएंगी। इनमें से एक क्वेश्चन है लगभग पूछा जाता है, इनमें से क्वेश्चन संभववाद में से, तो इंपॉर्टेंट तो है विडाल डे ला ब्लास, लेकिन फेब्रे हुआ, डी मार्टो ने, ऐसे कुछ करके भूगोलवेता और है
जिन्होंने संभववाद का है जो कट्टरता बहुत दिखाई है, उनका भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन है पुटअप होता है। तो चलो साथियों, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। नेक्स्ट क्लास होने वाली है फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित ही। तब तक की बाय बाय, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप है घर पे अच्छे होंगे, स्टडी है बेहतरीन चल रही होगी। एग्जाम का आपको नहीं सोचना है कि कब लगेगी कब नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं पता है कि एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी। पहले प्राथमिकता सरकार की यही है कि सभी का जीवन बचाया जाए। जीवन बचेगा तब ही है वो एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि काफी सारी एग्जाम होंगी बाद में, रुकी हुई है सारी। तो पहले जीवन है जो बचाया जाए, जो मानव का जीवन बचाया जाए। एक वैसे भी अपन मानव संभववाद पढ़ रहे हैं। कोविड जैसे ही महामारी आई थी, कोविड 19 महामारी के दौरान कितनी विषम परिस्थितियां हो गई, मानव को बंद रहना पड़ा घरों में। वो एक प्राकृतिक चीज है, प्रकृति से आई हुई चीज है एक, कि है महामारी फैल गई, लाखों लोग संक्रमित हो गए। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि मानव ने है अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उसको है समस्या आई थी बड़ी संपूर्ण विश्व के सामने, उसको बदल दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। प्रकृति ने बाधा भेजी थी, प्रकृति ने भयंकर बाधा भेजी थी मानव के सामने कि आ भिड़ तू मेरी समस्या से, अपने आप को बचा सकता तो बचाए। लेकिन मानव इतना है खतरनाक है कि उसने इतनी बड़ी समस्या का है लगातार डटकर मुकाबला कर रहा है, उसको लगातार है उसका प्रभाव खत्म कर रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा कि एक नॉर्मल है डिजीज, नॉर्मल बीमारी है, ये महामारी जो फैली है एक नॉर्मल बुखार होती है, उस आधार पे है इसको लेके आ जाएगा मानव। ये है मानव की है गुणवत्ता है, उसका बुद्धि विवेक काम करता है इतना। तो वही बात है, संभववादी यही कहते हैं कि भाई मानव को मत मानो गौण, मानव को छोटा मत समझो, तुम मानव को छोटा मत समझो, मानव को है हारा हुआ मत मानो। मानव है अपने अनुसार है परिवर्तन कर देगा, और ऐसा परिवर्तन करेगा कि है फिर से ये जो महामारी या फिर फैलेगी इसका प्रभाव एकदम जीरो होगा। तो चलो साथियों, क्लास है का एंड करते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।